हेलो गाइज, कैसे आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो गाइज, आज हम सेशन रिकॉर्ड लाइव आ रहे थे तो लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वीडियो जो ब्लर जा रहा था बच्चों के पास, ठीक है। कई बच्चों के कमेंट आए थे तो वो वीडियो हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं ये रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डेड करके इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन है ये, मैं लाइव ना लेके इसको रिकॉर्डेड डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया है, विच पावर प्लांट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इनमें से आपको बताने कौन सा जो पावर प्लांट है ग्रेविटी के बेस पर वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जियोथर्मल, बी वाइंड फार्म, सी हाइड्रो पावर एंड डी न्यूक्लियर पावर। तो हाइड्रो पावर जो होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, वो जो क्या करते हैं ग्रेविटी पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं, जो डैम बना दिए जाते हैं, ठीक है। डैम से पानी को नीचे की तरफ फ्लो किया जाता है ऊपर, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जो पानी नीचे की तरफ गिरता है ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स लगता है उसके ऊपर, तो पानी नीचे की तरफ आता है, ठीक है, स्पीडली। तो उस वजह से क्या होता है, वो टरबाइन के ऊपर पड़ता है और टरबाइन फिर रोटेट होते हैं। रोटेट होने के बाद क्या करते हैं, वो टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, जियो थर्मल में नहीं होता, ये क्या होता है, हाइड्रोथर्मल जो पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, उनके अंदर ग्रेविटी पे वर्क होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट ग्रेविटी के बेस पर काम करते हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका यही है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, द एक्चुअल वेट ऑफ ए पर्सन इज mg मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। एक किसी पर्सन का एक्चुअल वेट है mg व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, एक जैसी स्पीड से, ठीक है। तो उसके बाद दिया गया है, द अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट विल बी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ यूनिफॉर्मली जा रही है तो उसका अपेरेंट वेट क्या होगा, ठीक है, जब ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही हो, ठीक है। तो देखिए हम एक बार थोड़ा सा एक्सप्रेशन सा कर लेते हैं। मान लो ये लिफ्ट है, इसके अंदर कोई पर्सन खड़ा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे इस केस में, मास इनटू ये ग्रेविटी क्या होता है आपका, वेट होता है, ठीक है, mg ये होता है। जब ये ऊपर की तरफ जाती है लिफ्ट, तो इसमें क्या होता है, मास इंटू जी प्लस ए, एक्सेलेरेशन इसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एक्सेलेरेशन क्या करेगी, इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो m इंटू जी माइनस ए, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन तब क्या होगी, नीचे की तरफ जाने से क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। जैसे जी माइनस ए, जब ये नीचे की तरफ जाएगी यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्मली ऊपर जाएगी तो m इंटू जी प्लस ए। सीधा का सीधा एक्सप्रेशन है 11वीं क्लास की जो फिजिक्स होती है उसके अंदर से, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, m इंटू जी प्लस ए। तो इनमें से देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। तो अपेरेंट ऑफ वेट ऑफ ए पर्सन क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ए ग्लास क्यूब। एक पेज है जिसके ऊपर प्रिंट किए गए हैं, जैसे आपकी बुक है, बुक के ऊपर एक ग्लास का क्यूब रख दिया, जैसे कोई ग्लास स्लैब होती है ना कांच की सॉलिड, वो उसके ऊपर रख दी गई है। जब उसके अंदर से आप देखते हो तो वो जो वर्ड्स हैं, जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं थोड़ा सा। जैसे पानी होता है ना, पानी के अंदर जब कोई पेन या पेंसिल डाल दी जाती है या एक सिक्का पानी में डाल दिया जाता है तो सिक्का क्या दिखाई देता है, जो कॉइन होता है जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है थोड़ा सा, ठीक है ना। एक्चुअल गहराई तो उसकी कुछ और होती है और जो एपेरेंट डेप्थ है उसकी कुछ और दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आपको उसमें क्या निकालना है, जो सीट है, प्रिंटेड सीट, मान लो उस सीट के ऊपर ए वर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ग्लास क्यूब रख दिया, इसके ऊपर से मान लो ये इस तरीके से छोटा सा वर्ड है और इसके अंदर से क्यूब के अंदर से देखने से ये लगा कि ऊपर आ गया, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लग गया, ठीक है। तो ये मतलब वर्ड है ना ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है ना, ग्लास क्यूब से देखने में तो कितना शिफ्ट हुआ, एपरेंट डेप्थ इसकी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए
इसमें एक चीज़ दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास जो का क्यूब है उसकी जो एज दे रखी है, उसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होगी यहाँ पे ग्लास क्यूब की, ठीक है। तो देखिए म्यू दिया गया, जो म्यू होता है वो क्या होता है, रियल डेप्थ, जो एक्चुअली में जो वर्ड दिखेंगे उसके अंदर से जो एक्चुअली डेप्थ होगी उनकी, वो रियल डेप्थ, और एपरेंट जो हमें दिखाई देगा जितना ऊपर वो, ठीक है, तो वो एपरेंट डेप्थ होगी उसकी, ठीक है। जैसे मैं एक फिगर से दोबारा आपको समझा देता हूँ। मान लो ये ग्लास का क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे आपको ए वर्ड प्रिंटेड है, मतलब इस बुक के पेज के ऊपर, और ये एक्चुअली में इसकी जो डेप्थ हुई ये हुई ना, ठीक है, ये रियल डेप्थ हुई, क्या हुई, रियल डेप्थ, ठीक है, और ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देने लग गया थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और ये होगी इसकी एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो आपको ये गैप निकालना है, ये कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ये वर्ड, ये जो लेटर दिखाई देंगे वो कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है। तो ये फंडा है। तो देखिए म्यू जो होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो म्यू है, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ इसका रेशो होता है। तो म्यू निकाल लेंगे यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसकी जो साइड थी क्यूब की, ठीक है ना, क्यूब की एज, तो उतनी गहराई उसकी रियल डेप्थ होगी, ठीक है, तो उसके बटे में एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो उससे आगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ पे दिया हुआ था ये हमने पुट कर दिया, 6 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ था, एपरेंट डेप्थ हम निकाल देंगे म्यू यहाँ पे पुट करने के बाद, ठीक है। एपरेंट डेप्थ को इधर ले जाएंगे इधर, और इसको इसके बटे में नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 6/1.5 हो जाएगा ये। तो 6 को हमने डिवाइड कर दिया 2, इसमें 3 × 2 कर दिया, 3 × 2 = 6, और नीचे 1.5 से इसको 3 को काट दिया 2 पे, 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, एपरेंट डेप्थ आ गई, ठीक है। तो अब है ना इसका डिफरेंस देखते हैं कि कितना ऊपर उठा ये। तो पहले जो एक्चुअली में था 6 सेंटीमीटर पे था, और अब कितने पे दिखाई देने लगे, ये 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है, मतलब 4, तो कितना डिफरेंस आया इसमें, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ये लेटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखिए। व्हेन एन इंडक्टर, इंडक्टर दे रखा है एल, एल से डिनोट करते हैं, रजिस्टर दे रखा है आर, इन सीरीज आर कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्ट करके 12 वोल्ट के सोर्स के साथ, ठीक है, और एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर का करंट इनके अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, सर्किट के अंदर से। और उससे आगे दिया गया द करंट डिफर इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज बाई π/3, जो फेज डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, जो मान लो वोल्टेज है V और I का जो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना दे रखा है यहाँ पे π/3, कितना दे रखा है π/3 फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज का, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालनी है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल है, सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर दिख रहा है क्या क्या दिया गया है, ये देखिए V दिया गया 12 वोल्ट, ठीक है, और करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, और फेज डिफरेंस दे रखा है π/3, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या निकाल लेते हैं, जो इंडक्टर होता है वहाँ पे हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं, इम्पीडेंस निकाल लेते हैं V/I करके, ठीक है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, V/I, ठीक है। तो वोल्टेज 12 वोल्ट और I कितना, करंट कितना दे रखा था 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से इम्पीडेंस आ गया आपका, इम्पीडेंस आ गया यहाँ पे 24 ओम, ठीक है ना, 12 को यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। तो 24 ओम यहाँ पे क्या आ गया, इम्पीडेंस। उसके बाद आपके पास दे रखा है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई किसके इक्वल होता है, टेंजेंट फाई होता है XL/R, XL क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंस, ठीक है ना, रिएक्टेंस है, ठीक है, तो बाई R आ जाएगा, ठीक है, टेंजेंट फाई फेज डिफरेंस। तो देखिए ये π/3 दे रखा था, टेंजेंट फाई किसके इक्वल रख दिया, π/3 के, π/3 टेंजेंट फाई वैल्यू होगी यहाँ पे √3 के इक्वल आ गई। तो जो XL आपका, XL किसके इक्वल हो गया, XL/R किसके इक्वल हो गया आपका, √3 के। तो XL की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए XL आ गया आपका √3R, R इधर चला गया, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है जिसमें रेजिस्टेंस, जिस फॉर्मूले के जरिए हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जब आपके पास ये इम्पीडेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
तो यहाँ पे फॉर्मूला है जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमने 24 ओम फाइंड आउट करी थी, तो जेड का स्क्वायर 24 गुणा में 24, 24 इंटू 24, ठीक है। और उसके बाद इधर आर स्क्वायर, आर तो हमें फाइंड आउट करना है, और एक्सएल हम क्या निकाल चुके हैं, ये रहा एक्सएल, ये √3r, ठीक है। √3r का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये सोल्व करोगे तब ये √3 का 3 आ गया बाहर, और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर कितना हो गया, 4r स्क्वायर, ठीक है। इधर 24 इंटू 24, ठीक है। तो उसके बाद 4 इधर आ गया, और r का स्क्वायर इसमें रूट में चेंज हो गया, ठीक है, इधर आके, ठीक है, अनरूट कर दिया। तो इसको सोल्व करोगे तब क्या आ जाएगा, 12 ओम आपका क्या आ जाएगा, r की वैल्यू, r कितना आ गया, 12 ओम। बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म इज 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, कोई फिल्म है, फिल्म बनी हुई है, कोई रील नहीं होती जैसे उस जिसके अंदर से आर पार देखा जा सके, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया गया है 1.25, ठीक है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए फिल्म विच विल स्ट्रोंगली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589। तो क्या कहा गया है, आपको मिनिमम थिकनेस निकालनी है उस फिल्म की जो उस लाइट को क्या कर सके, स्ट्रोंगली रिफ्लेक्ट कर सके, क्या कर सके, स्ट्रोंगली रिफ्लेक्ट, और उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 589, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल है सीधा। तो जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2μd, 2μd, म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और फॉर्मूला इधर क्या दिया गया, n+1/2 इंटू लेमडा, लेमडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है, ठीक है। तो जब आपकी थिकनेस मिनिमम हो, थिकनेस मिनिमम हो तो n को यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 2μd इक्वल टू 0 + 1/2 लेमडा, ठीक है। तो लेमडा/2 यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 2 को इधर ले आए, और म्यू की वैल्यू इधर से म्यू नीचे आ गया, 1.25 यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। और लेमडा कितना दे रखा था, वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये दे रखी थी। तो देखिए इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये थिकनेस निकल आएगी नियर बाई 118 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपकी आ गई, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है बी 118 नैनोमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 2 हीटर दिए गए हैं, ठीक है। 2 हीटर आर मार्क, एक पे 200 वोल्ट 300 वाट ये पावर दी गई है, दोनों 200 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, पावर अलग अलग है, 300 पहले की पावर है 300 वाट और दूसरे की 600 वाट, ठीक है। तो इनको दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है 200 वोल्ट सप्लाई के साथ। तो इनमें से आपको बताना है क्या चीज़ यहाँ पे ट्रू है। तो बोथ द हीटर विल प्रोड्यूस सेम हीट, मतलब इनकी हीट निकालनी, कौन से की हीट ज़्यादा है कौन से की कम है, ठीक है, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो देखिए जल्दी चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर दे रखी है, पावर की हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, इनका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे दे नहीं रखा। तो पावर जो होती है V²/R होती है, तो V²/R, ठीक है। तो V², तो पहले की जैसे 200 वोल्ट दे रखा था, तो 200 गुणा में 200 हो जाएगा, देखिए ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो R इधर चला गया, P नीचे आ गया, पावर बटे में आ गई, ठीक है। तो 200 इंटू 200 और बटे में 300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 400/3 ओम, ये क्या निकल आएगा, इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा फर्स्ट हीटर का, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरे का निकाल लेंगे, वोल्टेज सेम है, इसका जो पावर दे रखी थी वो 600 वाट दे रखी थी, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे आप कितनी आ जाएगी इसकी, इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा 200/3 ओम, कितना आ जाएगा 200/3 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस निकल आया। अब इनके रेजिस्टेंस ये सीरीज में कनेक्ट थे, तो सीरीज में इनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट क्या आएगा, R = R1 + R2, 400/3 और 200/3 दोनों को ऐड करते हैं तो 600/3 आ जाएगा, और 200 ओम क्या आ गया यहाँ पे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 200 ओम, ठीक है। अब इनका करंट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, करंट। तो देखिए करंट क्या होता है, V/R, तो 200 वोल्टेज थी और 200 यहाँ पे क्या आ गया,
रेजिस्टेंस आ गया था, ठीक है, यहाँ से पुट कर दिया तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर, 200/200, एक से एक कट जाएगा एक पे, ठीक है। तो 1 एम्पियर इनके बीच में क्या आ गया, करंट आ गया दोनों का, ठीक है। तो करंट सेम रहेगा, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी हीट निकालेंगे। तो हीट हम निकाल देंगे। हीट क्या होती है, पावर डेसिपिएटेड होती है। क्या होती है, पावर डेसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। जो पावर होती है वही किस में कन्वर्ट होती है, उसकी हीट के अंदर डेसिपिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है P=I²R। क्या होता है, P=I²R। तो P इक्वल टू, ये अभी हीट की फॉर्म में डेसिपिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, डेसिपिएट हो रही। आई की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 का स्क्वायर 1, और इंटू आर कितना है, पहले का आर रख दो, R1 400/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया ये 400/3 वाट ही आ जाएगा। तो पहले की जो पावर है हीट की फॉर्म में कितनी आ गई, 400/3 वाट, ठीक है। और दूसरे की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आई की जगह पे 1 रख दोगे, R2 की जगह पे दूसरे का रेजिस्टेंस लिख दोगे जो हमने निकाला था, ये रहा, ये रहे दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग, ठीक है। तो इनमें किसकी हीट ज़्यादा हुई, इसकी हुई ना P1 की, पहले हीटर की 400/3 वाट, ठीक है। तो पहला जो हीटर होगा वो ज़्यादा क्या देगा, हीट देगा। तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे हम, ये देखिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन 300 वाट, जो 300 वाट का पहला हीटर था उसमें क्या होगी, इज मोर देन, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम पीरियड बिटवीन ए फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून। तो जो मून है, चंद्रमा है, फुल चंद्रमा जो दिखाई देता है उसके बीच में और एक नए चंद्रमा के बीच में, जो नया फुल मून होगा उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है 29.5 डेज का। कितना होता है, 29.5 डेज का। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। तो 29 दिन से ज़्यादा का समय होता है जब एक फुल मून दिखाई देता है, और दोबारा दूसरा फुल मून कितने दिन के बाद आएगा, 29.5, मतलब स्लाइटली मोर देन 29 डेज, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, सिंपल हार्मोनिक क्या है, मोशन है एक पार्टिकल की, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पे 3 सेकंड, 3 सेकंड यहाँ पे क्या करता है उसका टाइम पीरियड है, और एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से पूरा उसका जो पूरा जो साइकिल है वो 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मतलब SH मतलब जो मेन पोजीशन से इधर जाता है और इधर जाता है, पूरा कितना है ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट लोकेटेड एट 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन, 12.5 इधर और 12.5 इधर। इसमें क्या निकालना आपको, मिनिमम टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट लोकेटेड एट 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए मिनिमम टाइम पीरियड निकालना है इसमें, तो मिनिमम टाइम पीरियड देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा क्या दिया गया है यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जो पूरी मेन पोजीशन के एक साइड जब जो जाता है, जो उसकी वेव फॉर्म बनती है, जैसे इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये उसकी मेन पोजीशन है, इधर जाता है एक बार, इधर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से जाता है वो, ठीक है ना, इस तरीके से मूव करता हो, ठीक है। तो ये साइन वेव बनेगी, ठीक है। ए साइन थीटा यहाँ पे कितना है, इसकी लेंथ कितनी है वेव की, एक साइड में यहाँ पे दी गई है ए साइन थीटा इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। तो जो ए है पूरी जो उसकी लेंथ है, पूरी लेंथ यहाँ पे कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर थी ना, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो पूरा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए 25 साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.5, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 12.5 डिवाइड बाई 25, ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो साइन 1/2 कितना होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे
1/2 कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। साइन 1/2 पे कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगी उसकी, ठीक है, जैसे 12.5 सेंटीमीटर इधर गया यहाँ से और 12.5 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। एक थीटा में कितना हुआ ये 30 डिग्री, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू 30, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आइदर साइड। क्या बोलेंगे, 60 डिग्री बन गया ना ये, 60 डिग्री क्या हो जाएगा ये, आइदर साइड, आइदर साइड्स। ठीक है, एक साइड 30 डिग्री और एक साइड 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, मेन पोजीशन के दोनों तरफ। अब इसका हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन इन 360 डिग्री, 360 डिग्री में इसका कितना दे रखा था, जो कंप्लीट जो साइकिल था इसका कितना था, वो 3 सेकंड का था। कितना था, 3 सेकंड का। ठीक है, और अब हमें कितना लेना है, टाइम टेकन इन 60 डिग्री। 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 360। ठीक है, 0 से 0 6 6 6 जा 36 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 सेकेंड। ठीक है ना, 1/2 सेकेंड पे कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, 9th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कोइल के सेंटर पे जिसकी रेडियस आर है, एंड कैरिंग ए करंट आई, जिसके अंदर आई करंट है, और इज बी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहाँ पे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू √3r। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिस पे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी, किस पॉइंट की, √3r। ये इस डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। x दिया गया है इसमें √3r, और b मैग्नेटिक फील्ड और I करंट दे रखा है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, μ0 NI r²। क्या होता है, μ0 NI r²। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3/2, ये होता है। ठीक है ना, ओके। अगर हम यहाँ पे x0 पुट करते हैं उसके सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे निकालेंगे तो x0 पुट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने b दे रखा। ठीक है, तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी आपकी, देखिए x की जगह पे 0 पुट करने के बाद आ जाएगा आपका b इक्वल टू μ0 NI r² डिवाइड बाई 2r³। ठीक है ना, 2r³ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये r² से r³ कट गया, यहाँ पे 2r बचा, ओनली क्या बचा, 2r। तो क्या आ गया ये, μ0 NI डिवाइड बाई 2r। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं x जब आपका 0 से कितना हो जाएगा, √3r। अब इन्होंने x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3r। √3r इन्होंने क्या दे रखा है, x दे रखा है। x अभी 0 पुट किया था, अब हम √3r पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब इसमें √3r पुट करोगे तो कैसे हो जाएगा ये, इक्वल टू μ0 NI r² डिवाइड बाई 2 इंटू r² प्लस ये हो जाएगा, √3r पुट करोगे ना यहाँ पे x² की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 3r² आ जाएगा, उसकी पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो x की जगह पे क्या पुट किया यहाँ पे, √3r। ठीक है, तो यहाँ पे पुट किया ये, तो ऐसे बन गया। ठीक है, तो उसके बाद आगे रीराइट करोगे इस इक्वेशन को तो कैसे बन जाएगी ये, तो ये बन जाएगी μ0 NI r² डिवाइड बाई 2 इंटू ये 2r³, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से ये आप क्या कर दोगे, इसका क्यूब खोल लोगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए μ0 NI r²
डिवाइड बाई 2 2 इंटू 4 आर की 3 सॉरी 8 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब खोलोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16। तो ऊपर क्या आ गया म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16 आर क्यूब। तो आर क्यूब आर स्क्वायर से आर क्यूब गया तो 16 आर रह गया ना नीचे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ म्यू नोट एन आई, ठीक है, डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 8 इसमें से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2 आर छोड़ देता हूँ, इसको क्या छोड़ देता हूँ 2 आर, 8 दूनी 16, ठीक है। तो देखिए जो ये वैल्यू थी ना, ये वैल्यू किसकी आई थी, अभी बी की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा म्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 8 इंटू 2 आर, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम बी पुट कर देंगे, इसकी जगह पे बी पुट कर दो क्योंकि बी हमने कैलकुलेट किया था। तो ये हो जाएगा 1/8, इसकी जगह पे बी पुट कर दिया, ठीक है। तो 1/8 हो जाएगा बी का, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हुआ, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये डी, ठीक है, b/8, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्या गया है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है, ए है, और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या है, a/2, कोट a/2, ठीक है। तो आपको निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चलते हैं हम, सीधा ही क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो म्यू दे रखा है यहाँ पे कोट a/2 ये दे रखा है, ठीक है। जो म्यू होता है वो कितना होता है आपका, म्यू होता है साइन डेल्टा एम, मतलब मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 ब्रैकेट, और नीचे दिया होता है इसमें साइन a/2, ये होता है ना, ठीक है। तो इस इक्वेशन के आगे हम म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे जो कोट ए दी गई है, कोट a/2 दी गई है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। इधर आपका क्या हो गया कोट a/2, ठीक है, और इधर क्या आ गया आपका साइन इंटू डेल्टा एम, ठीक है, प्लस a और डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में क्या दे रखा है इसमें साइन a/2, ठीक है। तो देखिए इधर आपका कोट a/2 है, इसको हम कोस बाई साइन में कन्वर्ट कर देंगे, किस में, कोस बाई साइन में, ठीक है। तो इसका जो साइन a/2 आएगा वो इसके साइन बाई a/2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर की टर्म बचेगी वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर क्या आ गया आपका कोस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2 ये आ गया, और इधर क्या दे रखा है साइन डेल्टा एम प्लस a और डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या दिया गया है इसमें साइन a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बचा कोस a/2 इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2, ठीक है, ये बच गया इधर, ये ऊपर वाले, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो इधर कोस a/2 बचा था, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, कोस थीटा है ये, कोस थीटा को मैं कोस साइन 90 माइनस थीटा कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन π/2 माइनस a/2, साइन π/2 माइनस a/2, और इधर क्या बचा हुआ था साइन डेल्टा एम प्लस a डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये बचा हुआ था, साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बचा π/2 माइनस a/2, और इधर बचा डेल्टा एम प्लस a/2, ठीक है। तो दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और कैंसिल आउट कर देंगे, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है और इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा फाइनल पाई माइनस a इक्वल टू डेल्टा एम प्लस a, ठीक है। तो a इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना,
पहले इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, तो देखिए ये बन जाएगी पाई माइनस ए, वो ए भी आ गया, और इधर क्या बचा डेल्टा एम, ठीक है ना। तो कितना बच गया ये 180, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और माइनस में क्या बन गया ये 2a, और इधर क्या है आपका डेल्टा एम। तो मिनिमम डेविएशन क्या आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 2a। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2a, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।